जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मैंने जैसा कि आपके साथ वादा किया था कि सैफर रहमान नियाज़ी साहब पे जो फ़र्द जुर्म आयद हुआ, मैं उस पे अपना एक ओपिनियन देना चाहूँगा। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपको इतना रिमाइंड कराना चाहूँगा कि सैफर रहमान नियाज़ी साहब की बेल रिजेक्ट होने से पहले का जो पीरियड था वो, फिर जब उनकी बेल रिजेक्ट हुई वो जेल चले गए। इस तमाम अरसे के दौरान मेरे YouTube चैनल पे मैंने जो जो बातें कही थीं और मेरे ऊपर फिर इल्ज़ामात और बहतान लगे कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है तो फलाना कर रहा है तो टीरा कर रहा है और नैब जाने से लोगों को रोक रहा है तो पता नहीं क्या कुछ। एनीहाउ, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। और जो मैंने इस तमाम अरसे के दौरान कहा, अब चूंकि बाज़ाब्ता तौर पे फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, मैं वो फ़र्द जुर्म पे आपसे बात करना चाहूँगा। और जो बातें मैंने पास्ट में की आप उन वीडियोस को सामने रखिएगा और फ़र्द जुर्म जो उनके ऊपर आयद हुई उसको पढ़िएगा और फिर आप कंपैरिजन कर लीजिएगा और ख़ुद फैसला कीजिएगा कि राजा रियाज की आज दिन तक जो किरदार कशी की गई उसके पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं, या आज भी अगर की जा रही है तो उसके पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं। सच सच होता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे ग्रुपों में, हमारे सोशल मीडिया पे ये जितने लोग बैठे हैं, जो मैं हमेशा एक लफ्ज़ यूज़ करता होता हूँ कि ये कानून की अलिफ को किल्ली तक नहीं समझते हैं, लेकिन इनके तबसरे जो होते हैं और फिर जब ये ताल्लुकात का जब ये जिक्र करते हैं तो पता ये चलता है कि पूरे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हाथ जोड़ के इनके सामने खड़ी होती है। खैर, तो कंपैरिजन ज़रूर कर लीजिएगा। मैं अपनी बात करने से पहले मैं एक जो न्यू जो नैब लॉज जो आए, जो थर्ड अमेंडमेंट हुई, मैं उस पे पहले आपसे बात करूंगा। मुख्तसर सी वो बात है ताकि आपको केस को समझने में आसानी हो। और मैं थर्ड अमेंडमेंट पूरी नहीं पढ़ूंगा, बल्कि उसका जो सेक्शन 9 है इसको आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज पब्लिक। और मैं सेक्शन 9 भी पूरा नहीं पढ़ूंगा। उसमें एक इलिस्ट्रेशन दी गई है, इलिस्ट्रेशन नंबर 2, एक मिसाल है। वो मिसाल क्या है वो मैं पढ़ता हूं। अ रिसीव्स investment in a lawful business and continue to pay agreed profits to the investors। कोई भी शख्स है, वो कोई लॉफुल अगर कोई बिजनेस कर रहा है और वो लोगों से इन्वेस्टमेंट करता है, दो तरफा जो भी प्रॉफिट्स जो तय हुए हैं और वो उनको प्रॉफिट्स दे रहा है, लेटर द बिजनेस रन्स इनटू लॉसेस एंड अ डिफॉल्ट ऑन हिज ऑब्लिगेशंस, ए हैज नॉट कमिटेड चीटिंग। के बाद में अगर किसी भी वजह से, चूंकि कारोबार होता है, अगर उसमें कोई लॉसेस हो जाते हैं और वो लोगों को प्रॉफिट्स नहीं दे सकता तो वो चीटिंग के जुमरे में ही नहीं आता है। ये है थर्ड अमेंडमेंट, उसकी सेक्शन 9। अब आगे आते हैं, सैफर रहमान नियाज़ी का क्या स्टैंस रहा फ्रॉम द डे 1 टिल टुडे। उसने क्या कहा? उसने कहा जी मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरी SECP में कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, मेरे फिजिकल प्रोजेक्ट्स हैं, मैं लोगों से इन्वेस्टमेंट लेता था, मैं कारोबार करता था, मैं उनको प्रॉफिट्स देता था। लेकिन 2020 में जब FIA और बाकी इदारों ने हाथ डाला, मेरी प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी गई, मेरा सब कुछ फ्रीज हो गया, मेरे बैंक अकाउंट्स जो है वो फ्रीज कर दिए गए। तो उसके बाद मैंने लोगों को प्रॉफिट्स देना बंद कर दिया। अब पहली बात कि सेक्शन 9 को ही अगर आप देख लें तो जो सैफर रहमान नियाज़ी की स्टेटमेंट है, तो नैब थर्ड अमेंडमेंट सेक्शन 9 भी सेम वही बात कह रही है कि अगर एक शख्स कारोबार कर रहा था और वहां पे जिक्र किस चीज का कि लॉसेस हो गए, जबकि सैफर रहमान नियाज़ी के लॉसेस नहीं हुए, उसका स्टैंड क्या है कि इदारों ने हाथ डाला, उसके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए, प्रॉपर्टी जब्त कर दी गई और उसके बाद मैंने नहीं दिए, एंड दैट्स ऑल। अब आगे आते हैं, जो सैफर रहमान नियाज़ी ने स्टेटमेंट, जो अपनी स्टेटमेंट वो देते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्द जुर्म उनके ऊपर क्या आयद हुआ। सिर्फ उसका पहला पैराग्राफ पढ़ ले, सिर्फ पहला पैराग्राफ कि सैफर रहमान नियाज़ी की स्टेटमेंट और
नैब ने क्या कहा, नैब ने उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया, अगर आप उसका पहला पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको वाज़ेह लिखा हुआ नजर आएगा कि सैफुर रहमान नियाज़ी की एसईसीपी से 16 रजिस्टर्ड कंपनियां थी और उनमें से कुछ अनरजिस्टर्ड भी कंपनियां थी और वो कारोबार कर रहे थे। उन्हीं कंपनियों के नाम पे वो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते थे और लोगों को प्रॉफिट्स देते थे। ये कौन कह रहा है? ये फर्द जुर्म कह रहा है, जो फर्द जुर्म उन पे आयद हुई है। और आगे वो क्या कहते हैं, बाद में उसने लोगों को प्रॉफिट्स देना बंद कर दिए और ये उसने चीटिंग की है। तो उसके पास एक बेहतरीन ऑन रिकॉर्ड जो चीज है वो क्या है कि उसकी कंपनियां रजिस्टर्ड थी, वो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेता था, वो प्रॉफिट्स देता था। फर्द जुर्म में भी इस चीज को तस्लीम किया गया है कि वो प्रॉफिट्स देता था, लेकिन बाद में उसने प्रॉफिट देना बंद कर दिए, लिहाजा उसने चीटिंग की। जबकि उसके पास उसका बेहतरीन जवाब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जब से उसके बैंक अकाउंट सीज हुए, उसकी प्रॉपर्टीज फ्रीज हुई, उसके बाद उसने देना जो है वो बंद कर दिए। तो मेरा ख्याल ये है कि अब तसल्ली हो गई होगी लोगों को कि जो मैंने शुरू की वीडियोस में कहा था, बड़े स्टार्ट में, अभी उनकी बेल रिजेक्ट नहीं हुई थी, कि जब इसका ट्रायल स्टार्ट हुआ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब मुझे ये बताएं कि ये जो फर्द जुर्म जो आयद हुआ है वो क्या कहता है? राजा रियाज ने ठीक कहा था या राजा रियाज ने गलत किया कहा था? ये मैं आप पे छोड़ता हूं। अब आगे आते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट करके रखे हुए हैं। अब इसी फर्द जुर्म को अगर आप बगौर उसका मुताला करें तो ये बड़े बड़े जो तुरम खान जो आके बैठते हैं ना यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, जिनकी बातें बड़ी निराली होती हैं, बंदे को समझ नहीं आती यार इनकी बातों पे हंसे या इनके ऊपर रोए। खैर, मैं क्या कहूं उनको, पूरे फर्द जुर्म को आप पढ़ें, 2 साल तक क्या ढोल बजाया गया, इवन कि आज क्या ढोल बजाया जा रहा है, पॉन्जी स्कीम, मनी रोटेशन। जरा दिल पे हाथ रखिएगा, 2 साल तक ये ढोल बजाया गया। ये जो लोग ये सारा प्रोपेगेंडा करते रहे, इसे कहते हैं मीडिया ट्रायल। ये सोशल मीडिया ट्रायल हुआ, किरदार कशी हुई, इल्जाम लगे, बहतान हुए। क्वेश्चन इज दिस कि पूरी फर्द जुर्म की डॉक्यूमेंट में किसी सिंगल जगह भी ये चीज लिखी गई है? किसी जगह पे कोई जिक्र है कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी जो है वो कोई पॉन्जी स्कीम रन कर रहा था या वो कोई मनी रोटेशन जो है वो उसमें वो इन्वॉल्व था? तो आंसर इज बिग नो। तो ये आपके सामने आ गया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी फर्द जुर्म में, क्योंकि उसमें बहुत सारी जगहों पे जिक्र किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन वो सिर्फ जिक्र की हद तक है। फर्द जुर्म में किसी भी जगह पे उसका कोई भी स्पेसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज फ्रेम नहीं किया गया। मैं फिर कहूंगा, उसको लें फर्द जुर्म, उसको पढ़े, अपने किसी वकील से पढ़वाएं, उसमें सिर्फ एक रेफरेंस दिया गया है, लेकिन उसके अंदर कोई तरीका, कोई ऐसी चीज रेफरेंस में उसमें शामिल ही नहीं है फर्द जुर्म में कि वो किस तरह से जो है वो उसने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की हो। लिहाजा कानूनी नुक्ता निगाह से ये एक इंतहाई कमजोर पहलू है। जैसे ये ट्रायल स्टार्ट हुआ तो ये चीज भी फारिग हो जाएगी। अब आगे आते हैं, फर्द जुर्म बात क्या हुई। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साहब भाई गए थे फॉर ग्रांट ऑफ बेल, तो मैं वहां पे मौजूद था। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल उमर अताब बंदयाल साहब थे, तो उन्होंने पूछा था नैब वालों से कि क्या केस है क्या। तो उस वक्त उन्होंने एक बात की थी कि जी 116 अरब रुपए का स्कैम है। तो उनका चेहरा उस वक्त देखने वाला था, तो उनका था है 116 अरब, मैं तो समझ रहा था चंद अरब रुपए का है। तो उसी वक्त समझ आ गई थी कि ये जमानत जो है ये रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि मलबा बहुत बड़ा डाला गया। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं उस वक्त भी कहता था कि नैब से मिस कैलकुलेशन हो रही है, क्योंकि उनको सिस्टम से आगाही नहीं थी। आपको पता है कि सोड लगता था,
और बड़ी तंत्रबाजी होती थी। कंपनी के ही एक अकाउंट से आपकी ज्वाइनिंग लगी हुई, आपने सोड लगाया, आपने उधर से सोड लगा के आपने नई ज्वाइनिंग लगा दी, तो वो एक फ्रेश बिजनेस आ गया, फिर एक और आ गया, फिर एक और आ गया, करते कराते वो जिसे कहते हैं ना, वो उनकी कैलकुलेशन 116 अरब पे थी। लेकिन जब ये उनकी मेहरबानी है कि जब उन्होंने थारोली उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो समझ उनको भी आ गई, वो 116 अरब से नीचे कितने पे आया, जरा फर्द जुर्म की डॉक्यूमेंट को पढ़ के देख लें, वो 16.9 अरब रुपए का, सीधा सीधा 100 अरब रुपए का डिफरेंस आया। अब मलबा उनके ऊपर क्या है, टोटल 16.9 अरब रुपए का। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि 16.9 अरब रुपए का तो उनके ऊपर मलबा है। सैफरमान नियाजी का क्या कुछ मुंजमद है, क्या क्या चीजें फ्रीज की गई। उनके बैंक अकाउंट्स हैं जो कि नाना करते हुए अप्रोक्सीमेटली समझ लें कि कम से कम 4 से 5 अरब रुपए तो सिर्फ बैंकों में पड़ा हुआ है। अब हम आ जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज की तरफ, जिनके लिए बात हुई कि जी मेगा प्रॉपर्टीज हैं। यस ऑफ कोर्स हैं भाई, मैं कहता हूं सिर्फ डिफेंस की प्रॉपर्टीज को अगर आप देख ले तो एक कनाल की कीमत का आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। फैक्ट्रियां हैं, अदर प्रोजेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, क्या कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगा कि जिस वक्त हाई कोर्ट में सैफ साहब की जमानत का केस लगा हुआ था, तो उस वक्त के जो सिटिंग जो डबल बेंच था, उसके एक ऑनरेबल जज साहब, जब नैब ने फिगर आउट किया कि जी इनकी प्रॉपर्टीज कितनी हैं, तो उन्होंने कहा जी इतनी प्रॉपर्टीज हैं और अप्रॉक्सीमेटली इतनी उसकी वैल्यू, तो वो भी हंस पड़े थे। तो उन्होंने कहा था शायद आप इतनी सिफरें ना इनके आगे लगाना भूल गए। रीजन कि जितनी उनकी प्रॉपर्टीज पड़ी है ना जो फ्रीज है, उसमें बेशकीमत गाड़ियां हैं, उनमें बंगले हैं, उसमें घर है, उसमें एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें फैक्ट्रियां हैं, उसमें प्लॉट्स है, और फिर डीएचए की प्रॉपर्टी आप सबको पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। एनी हाउ औने पौने रोड पे ना, औने पौने रेट पे कौड़ियों के भाव भी जिसे कहते हैं, वो भी अगर आज बेची जाए तो जो उनके ऊपर मलबा है, मिनिमम की बुनियाद पे मैं बात करता हूं, 3 से लेके 4 गुना जायद उनके पास वो फ्रीज्ड एसेट्स पड़े हुए हैं जो उनके ऊपर मलबा है 16 अरब का। अब सवाल ये पैदा होता है कि 16 अरब रुपए का उसके पास उसके ऊपर मलबा है, और प्रॉपर्टीज और बैंक में अगर देखा जाए तो नाना करते उसे 3-4 गुना जायद है। सबसे अगर आसान अगर इसका हल देखा जाए तो वो सैफरमान नियाजी के पास जो इसका बेहतरीन हल था या आज भी अगर है, तो दैट इज प्ली बार्गेनिंग। और बड़े लोगों ने फतवे दिए थे। एक यूट्यूबर साहब है जो बस उनको इल्हाम नाजिल होता है, जो बस बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं और जो हमेशा बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करते हैं, जिनको टके की तमीज नहीं है बात करने की, जो बुनियादी रूल्स को नहीं समझता जो शख्स कि यार बात किस तरीके से की जाती है। अंधे को भी पता होता है कि ये कहां से बोल रहा है। तो एनीहो मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूं, तो वो लोग भी ये कहते थे कि लिख के रख लें जी, सैफरमान नियाजी के पास और कोई रास्ता ही बाकी नहीं रहा, वो प्ली बार्गेनिंग करेगा। अब क्वेश्चन इज दिस, क्या सैफरमान नियाजी इतना बेवकूफ आदमी है, इतना अहमक शख्स है कि उसने आसान रास्ता क्यों नहीं चुना? सपोज उसके ऊपर 16 अरब रुपए का मलबा है ना, 5-7, मैं कहता हूं जी 50% की बुनियाद पे आ जाए, हाफ पेमेंट। वो कहता है जी ओके जी 8 अरब रुपए में मैं प्ली बार्गेनिंग करता हूं, मेरी जान छो, बाकी सारे पैसे वो अपने डाले जेब में, सलाम अलैकुम जनाब, किस्सा खत्म, खली वली, दैट्स ऑल। क्वेश्चन इज दिस कि उसने वो रास्ता क्यों नहीं अडॉप्ट किया? तो उसकी 2 रीजंस है। जितना एक मैं उस शख्स को जान सका हूं या समझा हूं, या जो उसने एक स्टेटमेंट दी, आपको भी पता है, उसने हमेशा एक बात की कि मेरे पास लोगों की अमानत है, मैं इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई प्ली बार्गेनिंग कभी भी नहीं करूंगा। सेकंड, जो उसके ऊपर 2 साल तक जो एक मलबा डाला गया, पॉन्जी स्कीम, पब्लिक चीटिंग एट लार्ज, फ्रॉडिया, नौसरबाज, लुटेरा, तो पता नहीं क्या कुछ। और जो शख्स भी सैफरमान के अगर किसी ने कोई फेवर में बात की, वो उससे डबल नौसरबाज, उससे डबल लुटेरा, उससे बड़ा जो है वो फ्रॉडिया। बस एक कसर बाकी रह गई कि अगर उन्होंने घरों कोई नस भी गई ना, तो वो बस उसका इल्जाम उन्होंने नहीं डाला,
उन लोगों पे बाकी कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि उसकी बेसिक रीज़न ये है कि प्ली बार्गेनिंग ना करने की। वो आज भी अगर वो चाहे तो प्ली बार्गेनिंग कर सकता है, लेकिन वो प्ली बार्गेनिंग क्यों नहीं कर रहा है, मैं उस तरफ आना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको थर्ड अमेंडमेंट जो नैब की है उसकी सेक्शन 9 जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, उसके तहत सैफ और रहमान नियाजी वैसे ही इस केस से फारिग हो जाएगा। अब आगे आते हैं, बाकी जो नामजद मुल्जमान हैं उनके साथ क्या सलूक होगा। उसमें एक बच्चा है सुहेल, उसके ऊपर तो वैसे भी वो आईटी टेक्नोलॉजी का इल्जाम है, वो किसी भी डेट के ऊपर वो बरी हो जाएगा। अब आ जाते हैं सैफ रहमान नियाजी साहब की साबका बेगम, मौजूदा बेगम और बच्चे। ये वो लोग हैं कि जरा पढ़ के देख लेना आप उसको, फर्द जुर्म को। उनके ऊपर किसी के ऊपर 17 करोड़ है शायद, किसी के ऊपर 19 करोड़ है, किसी के ऊपर 11 करोड़ है, बस कोई इतने की का ही मलबा उनके ऊपर डाला गया है। और न्यू नैब लॉज क्या कहते हैं कि 50 करोड़ से कम का केस जो है वो वैसे ही नैब से फारिग है। तो अब मुझे ये बता दे कि इन सब लोगों को बाइज्जत करी बरी होने से कि रास्ते में कौन शख्स रुकावट डाल सकता है। मेरा ख्याल यह है कि जो बातें मैं पास्ट में कहता रहा अब शायद अहबाब को समझ में आना शुरू हो जाएं। अब अगला क्वेश्चन कि ये लोग तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के 50 करोड़ से नीचे का मलबा है। कोई ऐसा शख्स है जिसके लिए ये केस उसके गले पड़ सकता है तो दैट इज वन एंड ओनली, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूं, मिस्टर तौसीफ आमिर। चूंकि फर्द जुर्म को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो मलबा जो डाला गया है उनके ऊपर वो है कोई 51 करोड़ का। अगर वो 1 करोड़ समथिंग अगर कम होता तो वो भी इसी तरीके से बाइज्जत तौर पे बरी हो जाते, लेकिन उनकी बैड लक कह ले या जो मर्जी कहें, वो अपना दिफा खुद करेंगे। उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो है 51 करोड़ रुपए का और उनका ट्रायल जो है वो चलेगा। अब आगे चलते हैं, इसमें अरसा कितना लगेगा। जो बातें मैं पास्ट में कहता रहा हूं मैं आज भी कहूंगा। एक पहली मिसाल ट्रायल के बाद आपके सामने आ गई। ऑनरेबल कोर्ट ने 3 गवाहान को बुलाया, 3 नहीं आए, सिर्फ 2 आए। 2 आए, उनके पास भी कख नहीं है, कोई उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। सैफ रहमान नियाजी की टीम तैयार थी बहस करने के लिए, चूंकि जब भी कोई शहादत आती तो उसके ऊपर आर्गूमेंट होता है, लेकिन नैब ने फिर रिक्वेस्ट की कि डेट एक्सटेंड की जाए, तो वो डेट एक्सटेंड हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि अगली डेट पे क्या होगा। वही 3 लोग आएंगे, अभी कोई और नहीं आएगा। हो सकता है अगली दफा फिर कोई एक आदमी आएगा, फिर डेट एक्सटेंड। उससे अगली पेशी पे हो सकता है कोई और एक आदमी आएगा, फिर डेट एक्सटेंड। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी सिर्फ वो 5-5, 10-10 करके भी बुलाते रहे, कोई आएगा कोई नहीं आएगा। तो जो जितनी कंप्लेंट्स गई हुई हैं, कैन यू इमेजिन कि अगर ये ट्रायल कंटिन्यू रहता है तो ये कितने साल तक चलेगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ चीजों को समझने की जरूरत है, अभी भी कुछ नहीं गया है। लोगों को मिसगाइड ना करें, कम से कम जो लीगल चीजें हैं, जो कानूनी चीजें हैं, जो कल सामने आनी ही आनी है, उस वक्त जब आपको शर्मिंदगी होगी तो उससे बेहतर यह नहीं कि एक न्यूट्रल तज्जिया जो वो दिया जाए। तो ये मेरी एक जाती राय है। मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड पे रखिएगा, आने वाली हर डेट पे मेरी इस वीडियो को बगौर सुनिएगा, हर डेट पे आपको शायद